बबूसा का चक्रव्यूह चैप्टर 2। आधे घंटे बाद तीनों बाहर निकले। साथ में बेबी, सुधा और जोगना भी थी। सूर्य अभी तक नहीं निकला था, परंतु कोहरा काफ़ी हद तक छट चुका था। आसमान साफ होने लगा था। रास्ते ज़मीन गीली नज़र आ रही थी। खड़े वाहन अभी भी ओस से भीगे हुए थे। मौसम में ज़बरदस्त नमी थी। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन सर्दी बहुत तीखी थी। सामने मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों से आती तीखी सर्दी शरीर को बराबर महसूस हो रही थी। एक तरफ सूमा गांव के युवक युवतियां मौजूद थे और वे दो तीन टूरिस्ट लोगों से बात कर रहे थे। वो लोग भी आइस स्कीइंग पर जाने के लिए बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ एक परिवार खड़ा बातचीत कर रहा था। ये सुबह का वक्त था। कुछ देर बाद होटल के लोगों ने बाहर निकल आना था और हंसी खेल मौज मस्ती ठहाकों का माहौल गर्म हो जाना था। मोनी एक तरफ मौजूद दिखी। पास में उसने स्की पोल छड़ी जो दोनों हाथों में लेकर स्कीइंग करते वक्त बर्फ़ पर मारते जाते हैं कि वे तेज़ी से आगे सरक सके, और इसकी पैरों में फंसाई जाने वाली वो फट्टियों के आकार वाली होती हैं जिसके सहारे बर्फ़ पर स्लिप होते हुए आगे जाया जाता है, को पास में रखे हुए थी। उसके पास 8 स्की पोल थी और 8 ही स्की थे, यानी कि कुल 4 लोगों के लिए सेट हुए। वो उन सबको ही देखने लगी थी, क्योंकि उनमें संदीप भी था। मोनी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बेबी ठटकते हुए बोली, गाइड कहाँ है संदीप? वो रही। संदीप ने कुछ दूर मौजूद मोनी की तरफ इशारा किया। सबकी निगाह मोनी पर गई। लड़की? पुनीत बोला। खूबसूरत है, राजीव हंस पड़ा। बेबी, सुधा और जोगना की नज़रें मिली। इस गाइड को तुमने पसंद किया है संदीप? बेबी ने संदीप को देखा। हाँ, संदीप मुस्कुराया। तुम्हें किसी लड़के को चुनना चाहिए था, बेबी ने पुनः कहा। यह सबसे बढ़िया गाइड है, संदीप ने फ़ौरन कहा। मैंने कई गाइडों की इंटरव्यू लेने के बाद इसे चुना है। ये बहुत अच्छी स्कीइंग जानती है और बर्फ़ के पहाड़ों के रास्ते भी अच्छी तरह जानती है। संदीप ने जैसे सफाई दी कि लड़की को क्यों गाइड रखा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, राजीव मुस्कुराकर बोला। चलेगी, पुनीत ने संदीप को देखा। लड़की का नाम मोनी, और मोनी ने मुझे साफ कह दिया है कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। खासतौर से कोई इसके कंधे पर हाथ नहीं रखेगा। वो हमारी गाइड और सिर्फ गाइड है, संदीप ने राजीव को देखा। तभी जोगना आगे बढ़ी और संदीप की कलाई पकड़कर एक तरफ ले जाते बोली, ज़रा इधर तो आओ। जोगना संदीप को एक तरफ ले जाकर नाराज़गी से बोली, तुमने लड़की ही क्यों चुनी? बताया तो वो अच्छी गाइड। तो क्या वहाँ जो लड़के मौजूद हैं उनमें से कोई भी पहाड़ों के रास्तों को अच्छी तरह नहीं जानता? संदीप ने दूर खड़े लड़कों पर निगाह मारी। उनमें कई बढ़िया गाइड हैं, लेकिन वो मुझे जचे नहीं। और वो लड़की जच गई, जोगना ने गुस्से से कहा। तुम तो बेकार में नाराज़ हो रही हो। मैंने ऐसा क्या कर डाला जो? कान खोल कर सुन लो। उस लड़की के साथ पहाड़ों पर लग मत जाना, जोगना ने बल खाकर कहा। क्या? लग मत जाना? ये तुम कैसी बातें कर रही? मैं ठीक कह रही हूँ, तुम्हें जानती नहीं क्या? वैसे भी तुम्हें सर्दी बहुत लगती। सर्दी तो तब लगती है जो तुम पास में होती हो जोगना। मैं तो अपनी सर्दी को संभाल के रखना। उस लड़की के साथ तुम्हें सर्दी लगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तलाक दे दोगी? संदीप गुस्से से भर उठा। अभी कुछ भी नहीं हुआ और तुम तलाक देने की बात करने लगी? तुम मेरी ईमानदारी पर उंगली उठा रही हो। तुम मेरे करैक्टर की तरफ उंगली उठा रही हो। तुम क्या मुझे तलाक दोगी? दिल्ली चलो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसी शंकालु और परेशान करने वाली पत्नी नहीं चाहिए मुझे। गाइड लड़की को क्या चुन लिया? तुम तो सोचने लगी मैं उसके साथ फेरे लेने जा रहा। ओ संदीप, जोगना ने संदीप का हाथ पकड़ा। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम नाराज़ हो गए। मैं जानता हूँ कि तुमने मजाक नहीं किया। राजीव अक्सर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी तरह घटिया सोच रखता तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता था। तभी सुधा पास आते क्या उठी। क्यों जीजू, क्या हो गया? बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो। ये मुझे तलाक देने की बात कर रही है। संदीप गुस्से में था। क्यों? सुधा पास आ पहुंची। क्योंकि मैंने गाइड के तौर पर लड़की चुन ली है। जोगना ने गहरी सांस ली। ये तो गलत बात है जोगना, सुधा बोली। मैंने ये कहा कि अगर तुम्हें पहाड़ों पर सर्दी लगे और वो लड़की पास में हुई तो? जैसे कि मैं अकेला लड़की के साथ जा रहा हूँ। पुनीत और राजीव तो मेरे साथ हैं ही। है ही नहीं। अकेला भी जाऊँगा तो क्या आफत आ जाएगी? मैं क्या बुरे करैक्टर का आदमी हूँ जो ये मुझे ऐसा कह रही है? संदीप गुस्से में था। गुस्सा मत करो जीजू, तुम लोग आइस स्कीइंग के लिए जाओ, जोगना को मैं समझा दूंगी। सारा मूड खराब कर। जीजू, सुधा ने संदीप का गाल थपथपाया। आप जाओ और अपने मूड को ठीक करो, जल्दी वापस आना। जोगना तुम्हारा इंतज़ार करेगी। हम मज़ा लेने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। संदीप बड़बड़ाता हुआ पुनीत और राजीव की तरफ बढ़ गया। क्या हो गया? पुनीत ने पूछा। सुधा से पूछ लेना। बेबी सुधा और जोगना की तरफ बढ़ गई। चलो हम निकलें, राजीव ने कहा। तीनों मोनी की तरफ बढ़ गए। मोनी की तरफ बढ़ते संदीप के होठों पर मधुर मुस्कान फैल गई। उनके पास पहुंचने में मोनी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते की। ये मोनी है, सबसे बढ़िया गाइड। संदीप उसका परिचय कराता क्या उठा। और मोनी, ये पुनीत है, ये राजीव है। उन तीनों को देख रही हो ना, वो तीनों बहनें हैं और हम उन तीनों के पति। इतने में सुधा, जोगना और बेबी भी पास आ पहुंची। मैं स्कीइंग का सामान ले आई हूँ, मोनी ने उन तीनों को नमस्ते करने के बाद कहा। लेकिन आप लोग होटल में जाकर अपने साइज़ के स्की शूज़ ले आएँ।
मैं वो भी ले आती, परंतु मुझे साइज़ नहीं पता था। पुनीत स्कीइंग के सामान को चेक करने लगा। सब ठीक था। फिर बोला, हम स्की शूज़ लेकर आते हैं। मेरे लिए 8 नंबर लेके आना। पुनीत और राजीव होटल की तरफ बढ़ गए। संदीप ने बेबी और सुधा पर नज़र मारी। तुम इधर तो आओ। जोगना संदीप को खींचकर एक तरफ ले गई और बोली, तुम इतने नाराज़ क्यों हो गए थे? तुम बात ही ऐसी करती हो। संदीप ने मुंह फुलाकर कहा। तुम मेरे करैक्टर पर उंगली? मैं तो मजाक कर रही थी डियर। मजाक? संदीप ने जोगना को घूरा। कसम से। जोगना ने प्यार से संदीप का हाथ पकड़ा। संदीप को शांत होता दिखा। एक बात कहूँ? जोगना मुस्कुराई। क्या? मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी? संदीप ने मुंह बनाया। मैं आइस स्कीइंग के लिए जाने वाला हूँ और तुम्हें सर्दी लगने लगी? होटल में चलें? जोगना ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। पागल हो? ऐसा कैसे सब कुछ हो सकेगा? जब तक तुम वापस नहीं आओगे मुझे सर्दी लगती रहेगी। जोगना खुलकर मुस्कुराई। वापस आकर मैं सर्दी को भगा दूंगा। तब तक अपने पर कंट्रोल रखो। और रात को मैं 1 पैग नहीं 3 पैग लूँगा। मुझे रोकना मत। बर्फ पर बैठकर ना पी तो क्या पी? ठीक है ले लेना। संदीप, मोनी, बेबी और सुधा की तरफ बढ़ गया। जोगना भी पीछे पीछे आई। सुलह हो गई तुम्हारी? सुधा मुस्कुरा कर बोली। सुलह? संदीप मुस्कुराया। झगड़ा ही कब हुआ था? फिर ठीक है। सुधा ने गहरी सांस ली। पुनीत और राजीव इसकी शूज़ लेकर आ गए। तीनों ने शूज़ पहने। उतारे शूज़ तीनों बहनों को थमा दिए। मोनी इसकी और इसकी पोल का ढेर उठाने लगी तो संदीप कह उठा, तुम सिर्फ अपने उठाओ, हम अपने अपने उठा लेंगे। सारा बोझ तुम पर डालना ठीक नहीं। जल्दी आना राजीव, बेबी बोली। आज हम स्कीइंग करते हुए दूर तक जाएंगे, राजीव बोला। बेशक दूर तक जाओ पर जल्दी आना। 4-5 घंटे बाद लौटेंगे, पुनीत बोला। अंधेरा होने तक तो लौट ही आएंगे, संदीप कह उठा। तभी सूर्य की पहली किरण चमक उठी। सूर्य निकल आया। मोनी ने खुशी से कहा, मौसम साफ है, आप लोगों को स्कीइंग का मज़ा आएगा। फिर वे सब अपना अपना सामान उठाए सामने नजर आ रहे बर्फ़ के पहाड़ की तरफ चल पड़े। तीनों के कंधों पर एक एक छोटा बैग भी लटका था जिसमें खाने पीने का सामान और पानी था। पुनीत अपनी पीठ पर लादे बैग में विस्की की 2 बोतलें भी डाल लाया था जिसके बारे में किसी को बताया नहीं था। मोनी, राजीव बोला, एक दिन में हम कितना लंबा रास्ता स्कीइंग के सहारे तय कर सकते हैं? मोनी चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर क्या उठी। सर, बर्फ़ पर एक आदमी पैदल चलकर दिन भर में जितना रास्ता तय करता है स्कीइंग के सहारे उतना रास्ता 1-1.25 घंटे में तय कर लिया जाता है, अगर बिना रुके स्की से आगे बढ़ते रहे तो। फिर तो हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, पुनीत बोला। वापस भी लौटना है, राजीव बोला। उसने घड़ी में वक्त देखा। 11 बज रहे हैं। दिन कितने बजे छिपता है? 5 बजे। 5 बजते ही दिन छिपने लगता है, मोनी ने कहा। तो हमारे पास 6 घंटे हैं, पुनीत बोला। 3 घंटे में स्कीइंग करते दूर तक जाएंगे और फिर वापस लौटेंगे। शाम हो जाएगी तब तक। आज तो मज़ा ही आ जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। इन बातों में संदीप ने हिस्सा नहीं लिया था, वो चुप था, परंतु मौका मिलते ही धीमे से मोनी से बोला, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही मोनी? नहीं सर, मैं तो। धीमे बोलो और मुझे सर मत कहो, संदीप ने जल्दी से कहा। मुझे सर्दी नहीं लग रही संदीप, धूप से तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है, मोनी बोली। जब सर्दी लगे तो मुझे इशारा कर देना। ठीक है संदीप, पर मैं समझी नहीं कि क्यों इशारा कर दूँ। मोनी ने संदीप को देखा। ये बात इशारे के बाद समझ जाओगी, मुझे भी सर्दी बहुत लगती है, ख़ास तौर से इन पहाड़ों पर, और मैं जानता हूँ कि सर्दी को कैसे भगाया जाता है। इंसान ही इंसान के काम आता है। सर्दी लगते ही मुझे फ़ौरन बता देना। राजीव और पुनीत आइस स्कीइंग करते तेज़ रफ्तार से बर्फ़ पर फिसल रहे थे और साथ ही साथ खुशी से चीखे चिल्लाए जा रहे थे। हर तरफ बर्फ़ की मोटी चादर बिछी थी। सूर्य स्पष्ट तौर पर आसमान पर चमक रहा था और उसकी रोशनी में कहीं कहीं बर्फ़ चमकती आंखों को चौंधिया देती थी। दोनों कभी कभी आपस में रेस लगाने लगते। पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्ते थे जिन्हें स्कीइंग से पार करते बहुत मज़ा आ रहा था उन्हें। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था उन्हें इसी प्रकार एक ही दिशा में बढ़ते। संदीप स्कीइंग कर रहा था परंतु जानबूझकर उनसे पीछे रह रहा था कि मोनी के करीब ज़्यादा रह सके। इस समय राजीव, पुनीत और मोनी संदीप के बीच काफ़ी फासला था। राजीव पुनीत रेस लगाते काफ़ी आगे निकल गए थे, फिर एक पहाड़ की ओट में हो जाने के कारण दिखने बंद हो गए। ऐसे में संदीप फ़ौरन स्कीइंग करके आगे जाती मोनी के पास जा पहुंचा। हेलो, संदीप उत्साह से बोला। मोनी उसे देखकर मुस्कुराई। कैसा लग रहा है मोनी बर्फ़ पर? मैंने बर्फ़ बहुत देखी है, मुझे सब एक सा लगता है। दिल्ली में रहने वालों को यहाँ बहुत मज़ा आता है। संदीप उसके साथ आगे बढ़ता क्या उठा। हम तो बर्फ़ देखने आने वालों को बेवकूफ़ मानते हैं। बर्फ़ में क्या खास है जो इतना पैसा खर्च करके लोग। तुम नहीं समझोगी, दिल्ली में रहती होती तो यहाँ आने का मज़ा समझती। मुझे नाम से बुलाओ। क्या? संदीप कहो ना। संदीप, साथ ही मोना हंस पड़ी। मोनी हंस पड़ी। मैं तुम्हें नाम से बुलाती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, तुमसे बातें करके तो और भी अच्छा लगता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। मोनी के चेहरे पे गहरी मुस्कान दिखने लगी। तुम मुझे मेरी शादी होने से पहले मिलती तो मैं तुमसे ज़रूर शादी कर लेता। मैंने आपकी पत्नी देखी है, वो भी तो अच्छी है, पर तुम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हो। आपकी पत्नी ने सुन लिया तो आप पर पीट देगी। मोनी खिलखिलाकर हंसी। जोगनी की बात मत करो, इस वक्त अपनी और मेरी बात करो। तुम्हारी पत्नी का नाम जोगना है? अच्छा नाम है, मोनी ने ऊंचे स्वर में कहा। दोनों स्कीइंग करते आगे बढ़े जा रहे थे।
यहाँ पहाड़ों पर तो हमेशा ही सर्दी रहती है, तुम्हें ठंड लगती रहती होगी, संदीप बोला। अब तो आदत सी हो गई है सर्दी की। तो तुम्हें सर्दी नहीं लगती? लगती है कभी कभी। आज लग रही है? संदीप ने जल्दी से पूछा। आज तो खुला मौसम है, धूप निकली है, सर्दी कहाँ से लगेगी, मोनी ने कहा। पर इस बर्फ से तो मुझे तीखी ठंड लगने लगी है। देखो मेरी नाक भी लाल हो गई है। इतना तो होते ही है। संदीप कहो ना, संदीप। मोनी हंस पड़ी। तुमने गाइड के तौर पर मुझे इसलिए चुना कि मैं सुंदर हूँ? हाँ। तुम्हें देखते ही मैंने सोचा कि तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं मिली। मान लो मैं मिल जाती, तुम मुझसे शादी कर लेते। ओह, ऐसा हो गया होता तो कितना मज़ा आ रहा होता, संदीप ने गहरी सांस ली। उसके बाद तुम्हें मेरे से खूबसूरत युवती दिखती तो तुम उसे भी ये कहते कि वो पहले क्यों ना मिली। क्या? संदीप पल भर के लिए सकपका उठा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ? इंसान जो दिखता है असल में वो होता नहीं। ये तुमसे किसने कहा? संदीप हड़बड़ा उठा था। मेरी माँ ने। कितनी उम्र है तुम्हारी माँ की? 70। 70? तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें 48-50 की उम्र में पैदा किया? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्कीइंग करते मोनी ने संदीप को देखा। पहले उसे बच्चा नहीं हुआ था। तुम्हारी माँ ठीक कहती है कि इंसान जो दिखता है असल में वो होता नहीं। तुम्हारी माँ के पुराने वक्त में लोग ऐसे ही होते थे। तब लोगों को सर्दी लगती थी तो वो किसी को कहते नहीं थे, अपना काम चला लेते थे। पर आजकल तो दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। ठंड लगी नहीं कि तुरंत गर्मी का इंतज़ाम कर लिया। तुम बार बार ठंड की बात क्यों करने लगते हो? क्योंकि जब मुझे ठंड लगती है तो फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहता और गर्मी को ढूंढने लगता हूँ। अब तो तब तो तुम्हें होटल में ही रहना चाहिए था, वहाँ कमरे में रूम हीटर होता है। मुझे यहाँ रूम हीटर की क्या ज़रूरत है? उससे होगा भी क्या? मैं तो जलती अंगीठी अपने साथ लाया हूँ। बस इंतज़ार तो इस बात का है कि ज़बरदस्त ठंड लगनी शुरू हो जाए, संदीप ने दांत फाड़ कर कहा। कहाँ है आग की अंगीठी? मोनी ने पूछा। तुम तुम हो आग की अंगीठी। जो गर्मी तुम में मुझे नज़र आती है वो कहीं नहीं दिखती। खासतौर से बर्फ़ के इन पहाड़ों पर तो तुम मेरे लिए डायमंड जैसा महत्व रखती हो, संदीप ने बहुत खुशी से कहा। दोनों स्कीइंग करते आगे बढ़े जा रहे थे। मोनी ने संदीप को आंखें सिकोड़ कर देखा। तुम मुझे आग की अंगीठी क्यों कह रहे हो? अभी वक्त नहीं आया, पता चल जाएगा। मेरे सर्दी लगने पर जब तुम अंगीठी बनकर मुझे गर्म से ठंडा कर दोगी तो मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। शाम को होटल लौटने पर 1,000 रुपये अलग से। 500 मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। कुल मिलाकर 6,500 हो गया। चलो 7 पूरा कर दूंगा। बस तुम मेरी सर्दी को ठंडा कर देना। मैं नहीं समझ रही कि तुम क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हो। बोला तो वक्त आने पर समझ जाओगी। तुम सच में मुझे 7,000 रुपये दोगी? कसम से सच, अगर तुमने मेरी सर्दी को दूर भगा दिया। सर्दी को कैसे दूर भगाऊंगी? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, करना तो मुझे होगा। बहुत आसान काम है। तुम्हें अभी से इसी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि खामखा तुम पहले ही तनाव महसूस करने लगो। तनाव वाली बात ही नहीं है। तुम 7,000 के नोट गिनती रहना और मैं सर्दी भगाता रहूँगा तुम्हारी आँख की अंगीठी से। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं? बहुत। मैं तो तुम्हें 10,000 भी दे देता। पर जोगना को कैसे समझाऊंगा कि इतने पैसे कहाँ गए? 7,000 ठीक है। सुनो। हाँ संदीप कहो ना। संदीप कहने के साथ ही मोनी मुस्कुरा पड़ी। तुम कितनी अच्छी हो मोनी, संदीप ने प्यार से कहा। कुछ और भी कहो ना। और क्या? जो भी तुम्हारे मन में है मेरे लिए। मेरे मन में? तुम्हारे लिए? कुछ तो आया ही होगा मेरी बातें सुनकर। कह दो, मुझे अच्छा लगेगा। शायद कुछ गर्मी का एहसास भी मुझे मिल जाए। बर्फ़ की इस ठंड ने तो मेरे नाक को सुन कर दिया है। कुछ कहो ना, गर्मा गर्म। समोसा। मोना क्या उठी। मुझे गर्म समोसा खाना बहुत पसंद है। संदीप का मुंह लटक गया और बड़बड़ा उठा। मुझे संदेह है कि ये मेरी सर्दी को दूर भगा सकेगी। फिर ऊंचे स्वर में बोला। कुल मिलाकर 7,000 तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरी सर्दी को भगा चुकी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम बताते भी तो नहीं कि तुम्हारी सर्दी में कैसे भगाऊंगी। गर्म समोसे से काम नहीं चलेगा, कुछ और गर्म खाने की सोचो। कल्पना करो कि और क्या गर्म हो सकता है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 7,000 बहुत बड़ी रकम होती है। तभी सूर्य के सामने बादलों का झुंड आ गया। एकाएक छाया हो गई और सर्दी का तीव्र एहसास हुआ। ओह, कहीं मौसम न बिगड़ रहा हो। मोनी आसमान को देखती क्या उठी। ऐसे मौसम में ही मुझे सर्दी लगती है, अब मेरा क्या होगा? संदीप ने खराब मन से कहा। मैं तुम्हारी सर्दी भगा दूंगी, मोनी ने सामान्य स्वर में कहा। 7,000 पाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो तो ठीक है, पर राजीव और पुनीत भी तो साथ में हैं, काम कैसे होगा? क्या उनकी सर्दी भी भगानी है? नहीं नहीं, तुम उनके बारे में कुछ मत सोचो, ये सिर्फ मेरा और तुम्हारा मामला है। मोनी ने इसकी पोल के सहारे अपनी रफ्तार कम की और रुक गई। आसमान को देखा। संदीप भी रुका और बोला। रुकी क्यों मोनी? मुझे लगता है मौसम ख़राब होने वाला है। आसमान में जाने कहाँ से आकर बादल घिरते जा रहे हैं। मौसम ज़्यादा ना बिगड़ जाए, इससे पहले हमें वापस चल देना चाहिए, मोनी ने गंभीर स्वर में कहा। ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो मुझे सर्दी भी नहीं लगी। एकाएक सर्द हवा का एहसास होने लगा। हमें उन दोनों को आगे बढ़ने से रोकना होगा, मोनी बोली। अभी तो वक्त कुछ भी नहीं हुआ, तुम चिंता ना करो मोनी, मौसम नहीं बिगड़ेगा। तुम यहाँ के मौसम को नहीं जानते कि पल पल कैसे करवट लेता है। ये पहाड़ों का मौसम है। अभी धूप, अभी बरसात और बर्फ़ गिरने लगती है। मौसम बिगड़ा तुम बर्फ़ में बुरी तरह फंस जाएंगे। इसकी पोल के सहारे संदीप मोनी के करीब आ पहुंचा।
ज़रा अपना हाथ देना मोनी। क्यों, दो तो। मोनी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। संदीप ने मोनी का हाथ पकड़ा और चूम लिया। मोनी ने हड़बड़ाकर हाथ पीछे खींचते कहा, ये क्या कर रहे हो? संदीप ने प्यार से मोनी को देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें बुरा लगा मोनी? नहीं, पर यह बात ठीक नहीं है। मोनी के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ पड़ी। तुम बड़े शरारती हो। क्या करूं, तुम बहुत खूबसूरत हो। अपने दिल को रोक नहीं सका प्यारी मोनी। अब चलो भी, मैं तुमसे फंसने वाली नहीं। तुम शहरी लोग बहुत चालू होते हो। कैसे मेरा हाथ चूम लिया? मेरी एक बात मानोगी? क्या? मोनी के चेहरे पर अभी भी शर्म की लाली थी। वो और भी हसीन दिखने लगी थी। एक बार अपना हाथ फिर दो। संदीप ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हट, मोनी ने शर्म भरे स्वर में कहा और दोनों हाथों में इसकी पोल को बर्फ में मारते आगे बढ़ गई। ये ज़रूर मेरी सर्दी को दूर तक भगा देगी। संदीप खुशी से बड़बड़ाया और इसकी पोल के सहारे पुनः अपने को आगे बढ़ाया और जूते में फंसी इसकी के सहारे बर्फ पर फिसलते हुए आगे बढ़ता चला गया। सामने के पहाड़ का लंबा चक्कर काटकर मोनी और संदीप उस पार पहुंचे तो पुनीत और राजीव को बर्फ पर बैठे पाया। वो उन्हीं के आने के इंतजार में रुक गए थे। दोनों उनके पास पहुंचकर थम गए। तू तो बहुत पीछे रह गया था, राजीव ने संदीप से कहा। तुम दोनों रेस लगा रहे थे, मैं मोनी के साथ आराम से आ रहा था, संदीप बोला। ज़्यादा आराम अच्छा नहीं होता। पुनीत ने मोनी पर निगाह मारी, मुस्कुराया। जवाब में संदीप ने दांत दिखा दिए। वातावरण में ठंडक आ चुकी थी। सूर्य बादलों के पीछे गायब होने के बाद फिर नहीं दिखा था और आसमान में बादल गिरते जा रहे थे। मध्यम सी बेहद ठंडी हवा चलने लगी थी। इस तरह बर्फ़ का वीराना हर तरफ दिख रहा था। वो सब गर्म कपड़े पहने हुए थे, जिस कारण वे सर्दी से कुछ बचे हुए थे। मौसम ख़राब हो रहा है, मोनी ने कहना चाहा कि पुनीत बोला। हम कितनी आगे आ चुके हैं? काफ़ी आगे निकल आए हैं, मोनी ने कहा। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, तेज़ रफ्तार स्कीइंग करते हुए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बर्फ़ पर एक आदमी दिन भर में जितना पैदल आगे बढ़ सकता है, उससे कुछ ज़्यादा सफ़र हम स्कीइंग द्वारा 1 घंटे में तय कर लेते हैं। मोनी ने आसमान पर नज़र मारी। मौसम बिगड़ रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। पुनीत ने आसमान को देखा। मौसम ठीक है, पुनीत बोला। मुझे भी मौसम ठीक लग रहा है। जरा से बादल आ गए तो क्या हो गया, संदीप फौरन बोला और मोनी को देखकर मुस्कुराया। कितना सुहावना मौसम हो रहा है मोनी। पुनीत ने राजीव को देखकर क्या क्या मौसम बिगड़ रहा है? बादल आ गए हैं, ये मामूली बात है, राजीव बोला। थोड़ी ठंडक बढ़ गई है बस। आप समझ नहीं रहे, पहाड़ों पर इसी तरह मौसम बिगड़ना शुरू होता है, मोनी कह उठी। वक्त क्या हुआ है, पुनीत ने राजीव से पूछा। राजीव ने बताया। इसका मतलब 1 घंटा 10 मिनट हमने बिना रुके स्कीइंग की। पुनीत खड़ा हुआ। शाम के 5 बजने में काफ़ी वक्त है, अभी हम 1.5 घंटा और स्की कर सकते हैं। मैंने कहा है मौसम बिगड़ने लगा है, मोनी ने कहा। मैं गाइड हूँ, आप लोगों को मेरी बात माननी चाहिए। यहाँ के मौसम को मैं आप लोगों से बेहतर जानती हूँ। मोनी ने आसमान पर फैले गहरे बादलों को देखा। बरसात कभी भी शुरू हो सकती है, नहीं तो सर्दी इतनी बढ़ जाएगी कि। सर्दी? संदीप ने मुस्कुराकर मोनी को देखा। सच में सर्दी बढ़ने वाली है? हाँ, अगर मौसम ज़्यादा बिगड़ा तो बर्फ़ भी गिर सकती है। बर्फ़ गिर जाए तो मज़ा आ जाएगा, राजीव खड़ा होते मुस्कुरा कर बोला। अभी सब ठीक है, मुझे स्कीइंग में बहुत मज़ा आ रहा है और अभी वापस लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों पुनीत? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, संदीप जल्दी से कह उठा। ऐसा मौका कभी कभी आता है, क्यों मोनी? तू मेरी बात का जवाब दे रहा है या मोनी से बात कर रहा है, राजीव कह उठा। इस वक्त तो हम सब एक ही हैं, संदीप मुस्कुराया। मैं सबकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। राजीव ने सिर हिलाकर संदीप और मोनी को गहरी निगाहों से देखा। तुम दोनों पीछे रह गए थे, राजीव बोला। पीछे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे, संदीप ने अजीब से स्वर में कहा। क्या कर सकते हैं हम? वही तो पूछ रहा हूँ, समझा, संदीप उखड़ा। तू क्या सोच रहा है? ज़रा कपड़े उतार कर बर्फ़ पर लेट। क्यों? ताकि तेरे को पता चले कि तू जो कहना चाहता है वो नहीं हो सकता यहाँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चुप कर, संदीप ने तीखे स्वर में कहा। मैं सब समझता हूँ कि तेरी सोच क्या है। क्या कह रहे हैं सर? सर, मोनी ने संदीप से पूछा। वो मेरे काम की बात है, तुम्हारे सुनने वाली बात नहीं है, संदीप मोनी को देखकर मुस्कुराया। तभी पुनीत क्या उठा। इस तरह बातों में हमें वक्त ख़राब नहीं करना है। हम स्कीइंग करने आए, चलो आगे बढ़ते हैं। हम तीनों रेस लगाएंगे कि। मैं सलाह नहीं दूंगी कि आगे जाया जाए, मोनी गंभीर स्वर में बोली। मौसम बिगड़ गया तो हम फंस सकते हैं। ये तो बहुत शानदार मौसम है मोनी। इस मौसम में जब सर्दी लगती है तो बड़ा मज़ा आता है। हम आगे बढ़ेंगे, मोनी की बात किसी ने नहीं सुनी। राजीव और पुनीत ने जूतों को स्की में फिट कर लिया। इसकी पोल पुनः थाम ली। संदीप, राजीव बोला, अब हम तीनों एक साथ रेस लगाएंगे और। तुम दोनों ही रेस लगाओ, संदीप क्या उठा। क्या मतलब? मैं और मोनी तुम दोनों के पीछे आते रहेंगे। मैं भी तुम दोनों की तरह तेज़ भागा तो मोनी पीछे रह जाएगी। राजीव ने पुनः पुनीत पर नज़र मारी, जैसे कह रहा हो इसे तो मोनी की ही चिंता है। तू यहाँ मोनी का ध्यान रखने आया है, राजीव मुस्कुराकर बोला। मैं मज़े लेने आया हूँ, स्कीइंग को एंजॉय करने आया हूँ। मुझे जैसे मज़े मिल रहे हैं ले रहा हूँ। ज़्यादा मज़े मत लेना मोनी, इस वक्त हम सबके लिए ज़रूरी है, संदीप ने कहा। हम स्की करते पहाड़ों पर काफ़ी आगे आ चुके हैं और वापसी का रास्ता सिर्फ मोनी ही जानती है। मोनी पास में ना हो तो हमें वापस पहुंचने में। मोनी हमारे साथ ही है तो हमारे साथ रेस। नहीं, मैं और मोनी पीछे पीछे आ रहे हैं, संदीप ने मोनी से कहा। ठीक है ना मोनी? मुझे क्या पता, ये आप लोगों का मामला है, मोनी बोली।
आप लोग अगर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी, इस बात की चिंता ना करें। सुन लिया? राजीव बोला। अब आ, हम तीनों रेस लगाएंगे। संदीप को राजीव की बात माननी पड़ी। तीनों रेस लगाने को तैयार हो गए। संदीप बार बार मोनी को देख रहा था। क्या बात है? संदीप पुनीत संदीप के कान में मुस्कुराकर बोला। क्या बात है? संदीप ने पुनीत को देखा। तू मोनी को ही देख रहा है? मैं नहीं तो, मैं तो उधर वाले पहाड़ को देख रहा हूँ। संदीप क्या उठा। पहाड़ पर क्या है? जो भी हो, मैं तो उधर के पहाड़ को देख रहा था। मुझे पता है पहाड़ पर क्या है। क्या है? वहाँ मोनी बैठी है। पुनीत हंस पड़ा। मजाक मत कर। ये मजाक नहीं है, सच बात कह रहा हूँ। तूने बढ़िया बढ़िया लड़की चुनी गाइड के लिए। काफ़ी खूबसूरत है। मैंने उसकी खूबसूरती नहीं देखी, काबिलियत देखी। वो अच्छी गाइड है। संदीप ने गंभीर स्वर में कहा। तूने एक ही नज़र में पहचान लिया कि वो अच्छी गाइड है? यार तुम मुझे खींचने पे क्यों लगे हो? संदीप झल्ला उठा। उसके बाद उन तीनों ने अपना आगे का सफ़र शुरू कर दिया, जबकि मोनी ने कई बार आगे आने पर ऐतराज़ दिखाया और वापस चलने को कहा था, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। संदीप 15-20 मिनट तक तो उनके साथ रेस लगाता रहा। तीनों तेजी से बर्फ़ पर फिसलते आगे बढ़ते रहे। संदीप और पुनीत ऊंची जगहों से जंप लगाते रहे थे। उनके ठहाके आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मोनी फासला रखे बराबर उनके पीछे आ रही थी। तभी संदीप ने उन दोनों का साथ छोड़ा और रफ्तार कम कर दी। पीछे से आती मोनी उसके साथ आ मिली और वो मोनी के साथ आगे बढ़ने लगा। तुम पीछे क्यों आ गए? मोनी ने पूछा। तुम्हारे लिए, संदीप ने मुस्कुरा कर कहा। मेरे लिए? मोनी मुस्कुराई। वो क्यों? मैंने सोचा तुम अकेली हो, बोर हो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास। मैं कहाँ बोर हो रही हूँ? मेरे पास कंबल है पर बिछाने के लिए। पीठ पर लदे बैग में रखा है, संदीप ने कहा। कंबल? वो किस लिए? जब मुझे सर्दी लगेगी तो हमें नीचे बिछाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। बर्फ पर कैसे लेटेंगे? तुम अपनी बात कर रहे हो या मेरी? हम दोनों की। मेरी हालत ऐसी नहीं होने वाली कि मुझे बर्फ पर कंबल बिछाकर लेटना पड़े। मेरे लिए तो तुम्हें ऐसा करना होगा, तभी तो मेरी सर्दी भागेगी। मैं नहीं समझी तुम क्या कह रहे हो। जब मुझे सर्दी लगेगी और मैं तुमसे कहूँगा कि मेरी सर्दी को भगाओ तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे हाथ पैर रगड़ दूंगी। हाथ पैर रगड़ने से मेरी सर्दी नहीं भागेगी। तो कैसे भागेगी? बहुत कुछ रगड़ना पड़ेगा, संदीप ने मुस्कुरा कर कहा। उससे तुम्हारी सर्दी भी भाग जाएगी। मोनी ने गर्दन घुमाकर संदीप को देखा। संदीप खुलकर मुस्कुराया। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम मुझे सर्दी सर्दी क्यों सुना रहे हो। समझ आ जाएगा, तुम कहो तो मैं कंबल बिछाऊं। संदीप ने बहुत आगे जा चुके पुनीत और राजीव को देखा। बर्फ पर कंबल बिछाकर लेटने का बहुत मज़ा आएगा। अपने साथियों के पास पहुंचो, वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। रास्ता भटक गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तब उन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। मोनी ने कहा। तेज़ चलो, कंबल पर लेटना है तो ये काम अपनी साथियों की मौजूदगी में करो कि वो भी आराम कर सके। मोनी ने सिर उठाकर आसमान को देखा, जहाँ काले बादल फैलते जा रहे थे। मौसम ख़राब होने वाला है, शायद बरसात आ जाए। हमें वापस जाना चाहिए। हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं। बरसात में स्की करना खतरनाक हो जाता है, स्लिप हो जाने का खतरा रहता है। तुम 7,000 को भूल रही हो मोनी, संदीप ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा। मुझे याद है, तुम दोगे ना? मैं तो तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। मैंने भी मेहनत करके पैसा कमाया, तुम भी मेहनत करके मेरी सर्दी दूर करना और 7,000 ले लेना। तुम्हें सर्दी लगी कि नहीं? तुम एक इशारा करो, सर्दी तो मुझे फ़ौरन लग जाएगी, संदीप मुस्कुराया। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा ज़रा रुको, 1 मिनट के लिए रुको। मोनी ने इसकी पोल के सहारे अपनी गति कम की और रुक गई। संदीप उसके करीब आकर रुका और प्यार से मुस्कुरा पड़ा। मोनी भी मुस्कुराई। मुझे प्यार से संदीप कहो। संदीप? ओह, कितना अच्छा लगता है जब तुम मेरा नाम लेती हो। अब अपना हाथ तो दो। नहीं, तुम मना मत करो, इस तरह मुझे सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी। मेरा हाथ थाम कर तुम्हें सर्दी लगेगी? मोनी ने अजीब से स्वर में कहा। मेरी सर्दी ऐसी है, हाथ तो दो। मोनी ने हाथ बढ़ाया, संदीप ने हाथ थामा। चूमना मत, मैं। परंतु संदीप ने कसकर हाथ पकड़ा और बार बार चूमने लगा। ये क्या कर रहे हो शरारती? मोनी घबरा कर कह उठी। हाथ छुड़ा लिया, चेहरे पर शर्म आ गई थी। तुम बहुत अच्छी हो, अब मुझे सर्दी लगनी शुरू हो गई है। कंबल बिछा लूँ? संदीप ने प्यार से कहा। हम दोनों कंबल पर लेटेंगे, तुम मेरे साथ सट जाना। मुझे गर्मी मिलने लगेगी, बाकी सब मैं देख लूँगा। तुम्हें तो सिर्फ मेरे से सट के रहना है, बाकी सब कुछ मैं ही। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मोनी हड़बड़ा कर बोली। तुम बहुत अच्छी हो मोनी, मेरी सर्दी भगाकर तुम 7,000 ले लोगी मुझसे। मोनी संदीप को देखने लगी। तुम नाराज़ तो नहीं हो गई मेरी बात सुनकर? संदीप ने मुंह लटका लिया। एकाएक मोनी मुस्कुराई और इसकी पोल पर ठोकती आगे बढ़ गई। संदीप उसके पीछे बढ़ गया और बड़बड़ाया। इसका कुछ समझ में नहीं आता कि ये 7,000 कमाना चाहती है या नहीं। राजीव और पुनीत कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, वो काफ़ी आगे निकल गए थे। जल्दी चलो, मोनी आसमान में देखते चिल्लाकर बोली। बरसात शुरू होने वाली है, मैंने पहले ही कहा था कि मौसम ख़राब होने वाला है। हमें वापस चलना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। बरसात हो गई तो हम वापस कैसे जाएंगे? यहाँ पर तो ओट लेने के लिए भी कुछ नहीं है। मौसम बहुत बिगड़ गया था। आसमान में काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया था। जानलेवा तीखी हवा बहने लगी थी, कोहरा सा फैलने लगा था। एकाएक सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ख़राब मौसम में तो कमरे में रज़ाई लेकर बैठे होना चाहिए, परंतु ये लोग स्कीइंग में व्यस्त थे।
राजीव और पुनीत स्कीइंग करने में इतने व्यस्त थे कि जैसे मौसम बिगड़ने का एहसास ही ना हो, कि जैसे उन्हें सर्दी लगी नहीं रही हो। वो तो उस आज़ाद पंछी की तरह लग रहे थे जो बरसों बाद पिंजरे से छूट निकले हों। दोनों में होड़ लगी थी कि वे एक दूसरे से आगे निकल जाए। इस बार 1.5 घंटा हो गया था उन्हें आगे बढ़ते हुए। जाने कितना लंबा रास्ता वो पार कर आए थे। हर तरफ बर्फ़ फैली थी। अब तो वहाँ इतनी रोशनी भी नहीं थी कि दूर तक स्पष्ट देखा जा सके। कोहरे के बादल बर्फ़ को छूते मंडरा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि मोनी और संदीप पीछे तेजी से आ रहे हैं कि उन्हें वापस चलने को कह सके, परंतु उनकी रफ्तारी इतनी तेज़ आगे बढ़ने की कि उन्हें पकड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा था। दोनों रह रहकर ठहाके और एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें सुनसान बर्फ जंगल में गूंज रही थी। मौसम की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, लेकिन तभी उनके साथ हादसा पेश आ गया। उनकी खुशी हवा हो गई। वक्त जैसे एकाएक ही ठहर गया। उस वक्त पुनीत राजीव से 50 कदम आगे के फासले पर स्की पर तेजी से फिसला जा रहा था। एकाएक पुनीत की चीख गूंजी और खामोशी छा गई। फिर उसकी कोई आवाज़ नहीं उभरी। पुनीत! राजीव गला फाड़कर चिल्ला उठा। साथ ही फुर्ती से उसने खुद को वहां रोका जहां पुनीत की चीख गूंजी थी, परंतु पुनीत कहीं भी नहीं दिखा। राजीव का दिल धड़क उठा। पुनीत! राजीव गला फाड़कर चिल्ला उठा, परंतु पुनीत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राजीव की निगाहें हर तरफ जा रही थी, परंतु पुनीत कहीं भी नहीं था। राजीव का डर से दिल धड़कने लगा कि पुनीत कहाँ चला गया। वो चीखा क्यों था? पुनीत! पुनीत! राजीव जैसे दहशत में डूबा चीखा, तुम कहाँ हो? लेकिन जवाब में सन्नाटा छाया रहा। राजीव की हालत बुरी हो रही थी। उसकी आंखों के सामने तो पुनीत स्की पर फिसलता जा रहा था कि अचानक ही वो चीख के साथ गायब हो गया। वो कहाँ गया? एकाएक राजीव को बर्फ के उस वीराने से डर लगने लगा। अब पहली बार उसे मौसम का एहसास हुआ कि वह बिगड़ गया है। सर्दी बढ़ गई है। वातावरण में नमी आ गई है। कोहरा बर्फ को छूता लहरा रहा है। आसमान काले बादलों की ओट में छिप चुका है और अंधेरे जैसा माहौल हर तरफ फैल चुका है। यह मौसम तो स्कीइंग करने के लिए ठीक नहीं था। एकाएक कोहरे के बादल ने उसे घेर लिया और उसे धुंध के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। मस्तिष्क में हथौड़ों की तरह एक ही सवाल घूम रहा था कि पुनीत कहाँ है? वो अचानक ही गायब कहाँ हो गया? वो चीखा क्यों था? कोहरे का बादल उसके गिर्द से छट गया। राजीव की नज़र हर तरफ घूमी। इसकी के सहारे वो धीरे धीरे पुनीत की तलाश में आगे बढ़ने लगा। आसपास घूमने लगा, परंतु पुनीत कहीं भी नहीं दिख रहा था। बुरी आशंका से उसका दिल धड़क उठा। पुनीत! राजीव गला फाड़कर चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ में तड़प थी, भय था। राजीव की आवाज़ जैसे उस खराब मौसम में दबकर खत्म हो गई। कड़कती सर्दी में राजीव के चेहरे पर पसीना छूटने लगा। हाथों और चेहरे पर जैसे पसीने की गर्मी महसूस होने लगी। सर्दी का नामो निशान भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। चेहरा फक पड़ चुका था। अपनी जगह ठगा सा खड़ा नजरें हर तरफ घुमा रहा था। पुनीत कहीं भी दिख नहीं रहा था। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर थी जो कि इस नमी वाले मौसम में धुंधली हो चुकी थी। सामने सिर उठाए पहाड़ खड़ा था। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि पुनीत अचानक ही कहाँ गायब हो गया। गायब होने से पहले चीखा क्यों था? राजीव ने स्की पोल को बर्फ में मारा और आहिस्ता आहिस्ता पुनीत की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। 10 मिनट इसी कोशिश में बीत गए, परंतु पुनीत कहीं नहीं मिला। राजीव की हिम्मत जवाब देने लगी। उसका मन किया रो पड़े। अनजाना सा डर उनके सिर पर सवार होता जा रहा था कि पुनीत कहाँ गया। देखते ही देखते आंखों के सामने कहाँ गायब हो गया। उसी पल बरसात की मोटी सी बूंद उसके चेहरे पर पड़ी। तभी संदीप की मध्यम सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। राजीव चौंका। पुनीत के गुम होने पर ऐसा खोया था कि संदीप और मोनी को तो भूल ही गया था। उसने फौरन गर्दन घुमाकर देखा। काफ़ी दूर बर्फ पर हिलते 2 लोग दिखे। राजीव एकाएक उत्साह से भर उठा। डर कुछ कम हुआ। उन दोनों का उसे बहुत सहारा मिला। 2 मिनट लगे कि स्की करते हुए दोनों पासा पहुंचे। मौसम खराब हो रहा है, मोनी गुस्से से कह उठी। बरसात की बूंदें पड़ने लगी हैं। हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं कि खराब मौसम में वापस पहुंचने में डबल वक्त लगेगा और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। राजीव मोनी को देखता रहा। पुनीत कहाँ है? संदीप ने पूछा। वो पता नहीं, राजीव ने कांपते स्वर में कहा। हम दोनों स्की करते आगे बढ़े जा रहे थे कि एक चीख के साथ गायब हो गया। तभी वो मेरे से कुछ आगे था। उसकी चीख सुनकर मैंने उसे देखा तो वो कहीं नहीं दिखा। मैं तब से उसे ढूंढ रहा हूँ, आवाज़ें दे रहा हूँ, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो नहीं मिल रहा। ये सुनते ही संदीप स्तब्ध सा रह गया। बरसात की बूंदें कुछ तेज़ हुई। बर्फ़ का सुंदर नज़ारा अब उन्हें नर्क की तरह महसूस होने लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें स्की करते इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। मुसीबत में यहाँ उन्हें किसी की मदद भी नहीं मिल सकती थी। वे दुनिया से कट चुके हैं। कहाँ पर गायब हुआ वो? मोनी के होंठों से निकला। यहीं कहीं, राजीव ने फीके स्वर में कहा। जहाँ हम खड़े हैं। हैरानी है कि पुनीत कहाँ चला गया। मोनी ने सिर उठाकर सामने खड़े पहाड़ की तरफ देखा। टप टप बरसात की बूंदें बर्फ में गिर रही थीं। यहाँ कहीं खो होगी, मोनी ने कहा। खो? संदीप ने उसे देखा। हाँ, पहाड़ के नीचे की खाली जगह। जब बर्फ़ पड़ती है तो वो जगह बर्फ़ से समतल हो जाती है, परंतु जब इंसान उसके ऊपर पहुंचता है तो बर्फ़ की परत नीचे दब जाती है और इंसान भीतर जा गिरता है।
बर्फ़ के पहाड़ों पर ऐसी जगह साधारणतः पाई जाती है। मोनी ने गंभीर स्वर में कहा, हमें खो को ढूंढना होगा। ऐसी खो दूर से नज़र नहीं आती क्योंकि वो बर्फ़ से घिरी होती है। हमें बर्फ़ पर चलकर उस जगह को ढूंढना है। इसकी को पैरों से अलग करो। बरसात शुरू हो चुकी है, हम बुरे मौसम में फंस गए हैं। उसके बाद तीनों ने पैरों से स्की को अलग किया और मोनी के कहे मुताबिक खो ढूंढने लगे। बरसात की बूंदें पड़ रही थीं, वो गीले हो रहे थे। सर्दी तीखी होती जा रही थी, वो ठिठुरने लगे थे। ऐसे में बर्फ़ पर चलना भी आसान नहीं था। 20 मिनट बाद संदीप ने वो खो ढूंढ ली। ये देखो, ये क्या है? संदीप जोरों से बोला। मोनी और राजीव वहाँ पहुँचे। सामने बर्फ़ से घिरा 10 फुट व्यास का गड्ढा सा नज़र आ रहा था, जहाँ बर्फ़ नहीं थी। उन्होंने भीतर जागा, परंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। संदीप और राजीव ने पुनीत को आवाज़ें लगाई, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मोनी गड्ढे के आसपास की बर्फ़ को देखने लगी तो उसे स्की के निशान मिले, जो कि गड्ढे पर जाकर ख़त्म हो रहे थे। मोनी ने आसपास देखा तो 10 फुट के फासले पर बड़ा सा पहाड़ी पत्थर बर्फ से ढका देखा। तो उसने अपने कंधे से बैग निकाला और नीचे रखकर उसे खोलकर मोटा सा रस्सा भीतर से निकाला। ये तुम क्या कर रही हो? संदीप क्या उठा। आपका साथी इसी खो के भीतर है, मोनी बोली। ये रस्सा उस पत्थर से बांधो। मैं रस्सा पकड़कर नीचे जाऊंगी। वो बेहोश है, तभी उसकी आवाज़ नहीं आ रही। तुम भीतर जाओगी? संदीप के ओठों से निकला। चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी को 10 से 20 फुट गहरी होती है, मोनी ने कहा। रस्सा पत्थर से बांधो। संदीप और राजीव ने मिलकर रस्सा उस भारी पहाड़ी पत्थर से बांधा। मोनी रस्सा थामे गड्ढे में उतरती चली गई। भीतर तो अंधेरा है मोनी। हाँ, लेकिन मैं देख लूँगी। मोनी की नीचे से आवाज़ आई। मेरे पास माचिस है, राजीव ने कहा। पीठ पर लदे बैग से माचिस निकाली। फेंकूँ क्या? अभी नहीं, मोनी की आवाज़ आई। मेरे पाँव ज़मीन पर लग गए हैं। 10-12 फुट गहरी है खो। लाओ, फेंक दो माचिस। सीधी नीचे फेंकना, मैं गड्ढे के ठीक नीचे खड़ी हूँ। राजीव ने माचिस को सीधी नीचे गिरा दिया। कुछ पलों बाद नीचे माचिस की मध्यम सी रोशनी चमकी। पुनीत नीचे है। राजीव का व्याकुल सर परेशानी से भरा था। हाँ, मोनी की आवाज़ आई। मुझे दिख गया है। ठहरो, मैं चेक करती हूँ। ये बेहोश है पर ठीक लग रहा है। मैं रस्सा इसकी कमर से बांधती हूँ, तुम लोग इसे ऊपर खींचना। ऊपर बरसात तेज़ होती जा रही है, संदीप बोला। और ये बेहोश है। चंद पल रुककर मोनी की आवाज़ आई। तुम दोनों रस्सा पकड़कर मेरी तरह खो में उतर आओ। इस तरह हम बरसात और सर्दी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और जब बरसात थम जाएगी तो हम रस्सा पकड़कर बाहर आ जाएंगे। तब तक इसे भी होश आ जाएगा। मैं इसकी पाँव से अलग कर देती हूँ। बैग भी इसकी पीठ से निकालती हूँ। तुम दोनों नीचे आ जाओ। बाहर बरसात में अब तेज़ी आ गई थी। दोनों ने नीचे उतर जाना ही बेहतर समझा। रास्ता थामे किसी प्रकार वे गड्ढे में उतर गए। खो में घुप अंधेरा था और वो एक तरफ को कुछ गहरी थी। बरसात तो क्या, सर्दी से भी बहुत बचाव हो रहा था खो में आकर। संदीप के कहने पर मोनी ने माचिस की तीली जलाई। उस रोशनी में पुनीत को चेक किया। वो बेहोश था। हाथ पांव सलामत थे। मोनी ने पुनीत की इसकी और पीठ का बैग उतार दिया था। उन्होंने भी अपने बैग पीठ से हटा दिए थे। तुमने अपने बैग में रस्सा क्यों रखा हुआ था? संदीप बोला। क्योंकि बर्फ़ की इन जगहों पर इस तरह के खतरे आते हैं। हर गाइड के पास ऐसे ही 30 फुट लंबा रस्सा ज़रूर होता है कि टूरिस्ट ऐसी मुसीबत में फंसे तो उसे बचाया जा सके। शुक्रिया, संदीप ने गंभीर स्वर में कहा। तुम हमारे साथ ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तुम्हें चुनकर मैंने गलत काम नहीं किया। तुम सच में काबिल हो। पर इसे कब तक होश आएगा? राजीव चिंता भरे स्वर में क्या उठा। बाहर बरसात की तेज़ बूंदें गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। सिर में चोट ना लगी हो, मोनी ने कहा। राजीव ने अंधेरे में बेहोश पुनीत के चेहरे पर हाथ फेरा, अच्छी तरह चेक किया। सिर में चोट लगी तो नहीं लग रही, राजीव बोला। वहाँ अंधेरा था, वे एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। खो के गड्ढे में जहाँ रस्सा लटक रहा था वहाँ से अब तेज़ी से बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। शुक्र है इस बुरे मौसम में ये जगह मिल गई, संदीप बोला। वक्त क्या हुआ है? राजीव बोला। मोनी ने माचिस जलाकर अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर निगाह मारकर कहा। दोपहर के 3 बजे हैं। यहाँ तो रात जैसा मौसम लग रहा है। गड्ढे के मुंह से आती मध्यम रोशनी को देखते राजीव ने कहा। यह बरसात रुके तो हम वापस चलें। हमने गलती की इतनी दूर आकर, मोनी। हाँ, हम कितनी दूर आ गए? बहुत दूर, मेरे ख्याल से करीब 2.5 घंटे कुल स्कीइंग की गई है, वो भी तेज़ी से। ऐसे में हम इस तरह समझ सकते हैं कि 4-5 दिन में इंसान जितना पैदल चल सकता है, हम उतना दूर आ पहुँचे। ओह, फिर तो हमें वापस पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। पहले पुनीत को तो होश आए, इसका हाल चाल पता चले। ये घायल हुआ तो वापस कैसे जा सकेंगे? कोई हड्डी वगैरह न टूट गई हो, मोनी बोली। हड्डी नहीं टूटी, संदीप गंभीर स्वर में बोला। टूटी होती तो बेहोशी में भी इसकी आवाज़ें निकल रही होती। यहाँ अगर रोशनी का इंतज़ाम हो जाए तो हमें आसानी हो जाए रुकने में, राजीव ने कहा। रोशनी का इंतज़ाम नहीं हो सकता, संदीप बोला। सिर्फ माचिस ही। तभी पुनीत के होठों की कराह की आवाज़ आई। इसे होश आ रहा है, मोनी के होठों से निकला। पुनीत? राजीव बेचैनी से क्या उठा। पुनीत के होठों से कुछ पल कराह निकलती रही, फिर उसे होश आ गया। तुम ठीक तो हो? संदीप ने जल्दी से कहा। आह, क्या हुआ था मुझे? पुनीत ने धीमे स्वर में पूछा। तुम स्कीइंग करते करते पहाड़ी खो में गिर गए थे। वो जगह ऊपर से बर्फ़ से ढकी थी। तुम समझ नहीं सके थे कि नीचे खाली जगह है, राजीव ने कहा। ऐसी जगह को कोई नहीं भाप सकता था।
मुझे इतना पता है कि मैं अचानक नीचे गिरने लगा और फिर जाने क्या चीज़ मेरे सिर से टकराई और मेरे होश गुम हो गए। ये कौन सी जगह है? पुनीत ने उठ बैठने की चेष्टा की। राजीव ने उसे सहारा देकर बिठाया। ये वही पहाड़ी को है जहाँ तुम गिरे थे। मोनी ने हमारी काफ़ी सहायता की, वरना जाने क्या हो जाता, संदीप बोला। शुक्रिया मोनी। आह, क्या हुआ? मेरी टांग में दर्द हो रहा है। मुड़ गई लगती है, संदीप ने कहा और उसकी टांग की तरफ पहुंचकर बोला। कौन सी वाली? बाईं वाली। संदीप उसकी बाईं टांग को धीमे धीमे दबाने लगा। स्कीइंग के काबिल हो या नहीं? राजीव ने पूछा। हम बहुत दूर आ गए, वापस भी जाना है। काबिल हूँ, कर लूँगा। बाहर बरसात आ रही है। हाँ, मौसम बिगड़ चुका है। आप लोगों ने भरपूर अपनी मर्जी की, मोनी ने उखड़े सर में कहा। मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि मौसम ख़राब हो रहा है, हमें वापस चल देना चाहिए। तब वापस चलते, तब तक सूमा में होते। तुम ठीक कहती हो, संदीप गंभीर स्वर में बोला। तुम्हारी बात ना मानकर हमने गलती की। गाइड की बात ज़रूर माननी चाहिए, मोनी बोली। मुझे यहाँ के पहाड़ी मौसम का बहुत अनुभव है। कहने के साथ ही मोनी उठी और खो के उस रास्ते के पास पहुंची जहाँ रास्ता लटक रहा था। अगले ही पल वापस आकर बोली, अभी हम वापस नहीं चल सकते, बरसात बहुत तेज़ है। हम बरसात में भी स्कीइंग कर लेंगे, राजीव बोला। बरसात में रास्ता ही नहीं देखेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, भटक जाएंगे, मोनी बोली। इंतज़ार कर लेते हैं, बरसात थम जाएगी, पुनीत बोला। बरसात में बर्फ़ गीली होकर आपस में चिपक सी जाती है, ऐसे में स्कीइंग करते वक्त स्लिप हो जाने का खतरा रहता है, मोनी ने कहा। हमें वापसी पर बहुत ध्यान से स्कीइंग करनी होगी, संदीप। पुनीत बोला। मुझे उठाओ, हाथ लगाओ। पुनीत को संदीप ने सहारा देकर खड़ा किया। पुनीत अंधेरे में 2-4 कदम चला। बाईं टांग में हल्का सा दर्द अभी भी था, परंतु ऐसा नहीं कि स्कीइंग करने में रुकावट बने। वो मुस्कुरा कर क्या उठा। मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। मोनी जब कहेगी हम वापस चल पड़ेंगे। बरसात रुकने पर ही हम वापस चलेंगे, मोनी ने चिंता भरे स्वर में कहा। परंतु रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में स्कीइंग करने में परेशानी आएगी, तब रफ्तार धीमी रखनी होगी। वापसी का रास्ता तो याद है ना? मैं यहाँ तक इतनी दूर कभी नहीं आई। टूरिस्ट सूमा के पास के पहाड़ों पर 2-4 किलोमीटर तक ही जाते हैं, परंतु तुम लोग तो बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हो। इतनी दूर तो हमें आना ही नहीं चाहिए था। तुम वापसी का रास्ता जानती हो कि नहीं? राजीव ने पुनः परेशान स्वर में पूछा। चिंता मत करो, मोनी ने गंभीर स्वर में कहा। सूमा तक ले चलूंगी तुम लोगों को। ये बरसात भी तो रुक नहीं रही, संदीप बोला। मुझे भूख लगी है, पुनीत बोला। कुछ खाने को दो। राजीव ने अपने बैग से बर्गर निकालकर सबको दिए और कहा, खाने को काफ़ी सामान है हम लोगों के पास, उसकी कोई चिंता नहीं। बोतलें भी हैं, पुनीत बोला। मैं अपने बैग में 2 बोतलें भी लाया हूँ। आप लोग पीने मत लग जाना, मोनी ने तुरंत कहा। बरसात रुकते ही हमने वापस चलना है। शाम घेर आई, अंधेरा होना शुरू हो गया, परंतु बरसात अभी तक नहीं रुकी थी, बल्कि अब तो तेज़ तीखी सर्द हवा भी चलने लगी थी, और उस हवा के झोंके खो के भीतर आकर उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहे थे। खो में गहरा अंधेरा मौजूद था। वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, परंतु दूसरे की मौजूदगी का एहसास अवश्य हो रहा था। सन्नाटा सा छाया हुआ था खो में। उनके हिलने सरकने की आवाज़ें उठ रही थीं। हम फंस गए लगते हैं, संदीप बोला। यह बरसात तो रुकने का नाम नहीं ले रही, पुनीत क्या उठा। हमें रात को यहीं रुकना होगा, मोनी ने कहा। रात यहाँ? संदीप के होंठों से निकला। ये क्या कह रही हो? मौसम खराब है, रात का अंधेरा फैला है, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़ गीली हो चुकी है, और ऐसे में बर्फ़ के धंसने का खतरा बना रहता है। इस मौसम में स्कीइंग करने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। रास्ते में कोई भी हादसा पेश आ सकता है, मोनी गंभीर स्वर में कह रही थी। अगर रात के वक्त चंद्रमा निकला होता तो हम आसानी से स्कीइंग करके वापस जा सकते थे, तब रास्तों को आसानी से देखा जा सकता था, परंतु बरसात और कोहरे में बर्फ़ पर स्कीइंग करना खतरे से भरा है। हम वापस ना पहुँचे तो हमारी पत्नियों का बुरा हाल हो जाएगा, राजीव बोला। वो तो सारे होटल को सिर पर उठा लेंगे कि हम वापस नहीं आए, संदीप ने कहा। हमें वापस चलने की कोशिश करनी चाहिए, पुनीत ने गंभीर स्वर में कहा। वहाँ खामोशी छा गई। मोनी खो की दीवार से टेक लगाए बैठी थी। तुम कुछ खाओ मोनी, संदीप बोला। मैंने जो कहना था कह दिया, मोनी ने शांत स्वर में कहा। आप लोगों ने पहले मेरी बात नहीं मानी, वापस नहीं लौटे तो इस मुसीबत में फंस गए। अब चलने की ज़बरदस्ती की तो फिर कोई मुसीबत में पड़ सकते हैं। बरसात ज़ोरों की लगी है, ऐसे में बर्फ़ पर स्कीइंग करना खतरे से खाली नहीं। बरसात में कई जगह बर्फ़ धंसने का खतरा होता है। ये हम किस मुसीबत में फंस गए, पुनीत क्या उठा। तभी आसमान में बिजली चमकी। बादलों की दिल दहला देने वाली गर्जना उभरी और आसमानी बिजली की चमक 2 पल के लिए कुएं के भीतर तक आई और लुप्त हो गई। इन सब बातों में सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हमें पहाड़ की ये खो मिल गई है, मोनी बोली। नहीं तो कड़ाके की सर्दी में कुछ ही घंटों में जान गंवा बैठते। इस इलाके में कहीं भी रुकने ठहरने की जगह नहीं है। हम सच में अभी वापस नहीं लौट सकेंगे, राजीव क्या उठा। आप देख ही रहे हैं कि मौसम हद से ज़्यादा ख़राब है, मोनी बोली। मुझे वापस आया ना पाकर तो बेबी परेशान हो जाएगी, राजीव परेशानी से क्या उठा। तो क्या जोगना परेशान नहीं होगी, संदीप बोला। उन तीनों बहनों की नींद उड़ जाएगी, होटल में हंगामा खड़ा कर देंगी, पुनीत क्या उठा। बरसात की बूंदें पड़ने की आवाज़ें उनके कानों में पड़ रही थी। मोनी जो कह रही है हमें उसकी बात माननी होगी, पुनीत गंभीर स्वर में बोला। इस इलाके को ये हमसे बेहतर जानती है, हमें पहले इसकी बात मानकर वापस चल देना चाहिए था।
तब तो तुम लोगों पर स्कीइंग करने का भूत सवार था, संदीप झल्लाया। वो भूत तुम पर भी तो था, राजीव कह उठा। मैं कहाँ स्कीइंग कर रहा था, मैं तो मोनी के साथ था। क्यों मोनी, संदीप ने कहा। मोनी के साथ क्या कर रहे थे? करना क्या है, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब कि मोनी के साथ क्या कर रहा था? जवाब में राजीव हंसा। इन बेकार की बातों को छोड़ो, पुनीत बोला। तो क्या अब हमें रात यहीं बितानी है? मोनी तो यही कहती है, संदीप बोला। रात यहीं बिताना ठीक होगा, इस मौसम में हम वापस नहीं जा सकते, मोनी क्या उठी। ठीक है, रात यहीं रहेंगे, पुनीत ने कहा। हमारे पास खाने पीने का इतना सामान तो है कि पेट भर सके। मेरा बैग कहाँ है, देखो तो, बोतलें खोलते हैं, कुछ सर्दी तो कम होगी। तुमने अच्छा किया जो बोतलें साथ ले आए, राजीव के सर में मुस्कुराहट थी। यूं ही मन में आया तो उठा ली बोतलें, बैग देखो कहाँ है। यहाँ रोशनी का इंतज़ाम होता तो मज़ा आ जाता। माचिस तो है पर उससे क्या होगा, संदीप बोला। बोतलों के साथ गिलास भी हैं कि नहीं? पेपर गिलास है, फिर तो काम चल जाएगा। तुम्हारा बैग मिल गया पुनीत, राजीव बोला। बोतलों का गिलास भीतर है। पानी भी है, संदीप ने कहा। बढ़िया, काम चल जाएगा। पानी रहने दो, पुनीत बोला, पीने के काम आएगा। अभी वक्त का कुछ पता नहीं, बिना पानी के ही विस्की लेनी होगी। मैं तो थोड़ा पानी ज़रूर डालूंगा, राजीव ने कहा। नीट से मेरा गला खराब हो जाता है। तीनों अपनी तैयारी में जुट गए। हमारे वापस ना पहुंचने पर तीनों बहनों का क्या हाल होगा रात भर, राजीव परेशान हो उठा। हम क्या कर सकते हैं, पुनीत ने कहा। मौसम ख़राब होने की वजह से हम फंस गए। मोनी, संदीप बोला। तुम्हारे माँ बाप भी तो चिंता करेंगे ना लौटने पर। हाँ, पर वो समझ जाएंगे कि मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे कहीं रुक जाना पड़ा होगा, मोनी बोली। तभी पुनीत ने कहा, ध्यान से गिलासों में डाल, नीचे मत गिरा। क्या करूँ, अंधेरा है, राजीव बोला। तभी मोनी ने कहा, मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है, संदीप क्या उठा। शुक्र है तुम्हें सर्दी तो लगी, मैं तुम्हें कंबल देता हूँ। मुझे भी सर्दी लगनी शुरू हो गई है, तुम चिंता मत करो मोनी, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये रहा मेरा बैग। फिर संदीप ने बैग में से कंबल निकाला, मोनी के पास पहुंच गया। कंबल ले लो मोनी, मैं उड़ा देता हूँ। मैं ले लूँगी। मोनी ने कंबल थामा। संदीप ने मोनी के शरीर को टटोला। मोनी ने संदीप का हाथ पीछे ढकेल दिया। मैं तुम्हारी सर्दी भगा दूंगा, इस तरह मेरी सर्दी भी भाग जाएगी, संदीप ने धीमे स्वर में कहा, और हाथ फिर मोनी के शरीर पर पहुंच गया कि तभी मोनी ने उसका हाथ पीछे करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कंबल दे रहा हूँ, ठीक है, तुम खुद ले लो, मैं बाद में तुम्हारा हाल पूछने आऊँगा। वो बच्ची नहीं है, कंबल ले लेगी, राजीव ने कहा। तो इधर आ जा। आ गया भाई, आ गया। संदीप वापस सरकता हुआ उनके पास पहुंच गया। ये ले गिलास पकड़। संदीप ने गिलास पकड़ा और कहा, खाने को भी कुछ निकाल लो, बिना पानी के विस्की पीना मुसीबत जैसा होता है। तभी पुनीत ने मोनी से कहा, तुम भी थोड़ी सी पी लो, सर्दी नहीं लगेगी। मैं नहीं पीती, मोनी ने कहा। इस वक्त दवा समझ कर पी लो, ऐसी सर्दी में पीना ज़रूरी हो जाता है। मुझे नहीं चाहिए। क्यों उसे बुरी आदत डाल रहे हो? उसकी सर्दी की तुम चिंता न करो, सब ठीक कर दूंगा, संदीप ने कहा। तीनों का पीना शुरू हो चुका था। मोनी 6-7 कदम दूर दीवार के पास कंबल ओढ़कर लेट गई थी। गिलास खाली होता तो फिर तैयार कर लिया जाता। तुम्हें भूख लगी होगी, राजीव ने मोनी से कहा। कुछ खा लो, खाने से भी गर्मी आती है। अभी भूख नहीं है, मोनी ने जवाब दिया। दोनों बोतलें खत्म हो चुकी थी। उन्हें इस वक्त ज़रा भी सर्दी नहीं लग रही थी। रात का जाने कौन सा वक्त चल रहा था। बरसात थम चुकी थी, परंतु बादलों की गर्जना यदा कदा सुनाई दे जाती थी। राजीव के खर्राटे गूंज रहे थे। पुनीत भी सो चुका था। संदीप भी एक तरफ लुढ़का पड़ा था कि एकाएक वो उठ बैठे, जैसे भूली बात याद आ गई हो। वो तगड़े नशे में था। कुछ पल तो बैठा झूमता रहा, फिर उधर सरकने लगा जिधर मोनी सो रही थी। वो मोनी के पास जा पहुंचा। हाथ से उसे हिलाता नशे से भरे धीमे स्वर में पुकारा, मोनी। हूँ, हाँ, मोनी की आवाज़ नींद से भरी थी। सो गई? हाँ, क्या बात? मुझे सर्दी लग रही है, कंबल की ज़रूरत है। आ जाओ, मोनी ने कहा, कंबल में घुस जाओ। ओ थैंक यू मोनी, थैंक यू, नशे से भरे सर में कहता संदीप किसी तरह कंबल में घुस गया और मोनी के शरीर से सट गया। आह, तुम कितनी गर्म हो मोनी, तुम कितनी अच्छी हो। संदीप के हाथ मोनी के शरीर पर पहुंच गए। ये क्या कर रहे हो? मुझे सर्दी लग रही है और गर्मी के एहसास को ढूंढ रहा हूँ। तुम मेरी सर्दी भगाओ, मैं तुम्हारी सर्दी दूर कर दूंगा। संदीप के हाथ तेजी से चलने लगे। आह मोनी, तुम तो कमाल की हो। बाई गॉड, तुम तो मुझे पागल कर दोगी। उसी पल मोनी ने अपनी बात संदीप के शरीर पर डाली, उसे अपने से भींच लिया। रात जैसे तैसे वे सोए। जब तक नशा कायम रहा सोते रहे। नशा उतरा, सर्दी का एहसास हुआ तो वो उठ बैठे। सबसे खास बात तो ये रही कि पुनीत और राजीव ने उठने पर संदीप को अपने पास ही सोया पाया था। मोनी अपनी जगह पर कंबल ओढ़े गहरी नींद में थी। खोखे रास्ते से बाहर मध्यम से उजाला भीतर आ रहा था कि दिन निकल आया। दिन निकला पाकर उन्होंने राहत की सांस ली, परंतु ठंड से वे ठिठुर रहे थे। विस्की ने इतनी सर्दी में रात निकाल दी, पुनीत बोला, नहीं तो बुरा हाल हो जाता। बरसात रुक चुकी है, अब हम वापस जा सकते हैं, पुनीत बोला। तीनों बहनों का क्या हाल हो रहा होगा कि हम वापस लौटे नहीं। वो क्या क्या सोच रही होंगी कि सब ठीक हो जाएगा, पुनीत मुस्कराया। कम से कम अब वे फिर दोबारा सूमा गाँव नहीं आने वाली। हमें जल्दी निकलना चाहिए, सर्दी से मेरी हालत ख़राब हो रही है, पुनीत बोला। संदीप को देखा कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है? तभी संदीप ने आगे खोलते हुए कहा, घोड़े बेचकर नहीं, सर्दी बेचकर सो रहा हूँ। सर्दी बेचकर क्या मतलब? राजीव उलझन में पड़ा।
रात पीने से सर्दी भाग गई। बहुत मज़ा आया रात पीने के बाद। संदीप मुस्कुराया। पीने के बाद मज़ा आया? मैं समझा नहीं। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी क्या है, संदीप ने कहा। फिर भी बता देता हूँ कि रात हर तरफ यहाँ अंधेरा था। ऐसे अंधेरे से भरी जगह पर रात मैंने पहली रात बिताई। पहली बार पी, पहली बार मुझे असली गर्मी का एहसास हुआ। मज़ा आ गया। तुझे सर्दी नहीं लग रही? पुनीत बोला। सर्दी? कैसी सर्दी? मेरे अंदर तो कुदरती गर्मी बढ़ चुकी है। काश हर रात ऐसी होती। संदीप ने हाँ भरी। यहाँ से चलने की सोचो, मोनी को जगाओ। राजीव बोला। सोने दो बेचारी को। संदीप ने 6 कदम दूर कंबल में लिपटी मोनी को देखा। तुम्हें जोगना के पास पहुंचने की जल्दी नहीं है कि उसका क्या हाल हो रहा होगा? राजीव ने कहा। तुम्हें मेरी पत्नी की चिंता क्यों होने लगी? संदीप ने मुंह बनाया। जोगना से मेरा मतलब तीनों बहनों से है। अब वापस ही चलना है। संदीप ने मोनी को देखा। पर यह रात मेरी ज़िंदगी की खास रात बन गई है। इस रात को कभी भूल नहीं सकूंगा। दिल से लगा कर रखूंगा। ऐसी खास रात तो नहीं है ये। बहुत खास रात थी। हम खराब मौसम की वजह से फंस गए। पहाड़ी गाँव में रहकर रात बिताई। 2 बोतलें हमने खाली की। और क्या रात थी जो मेरे दिल पर बीती, मैं ही जानता हूँ। तुम लोग तो बेवकूफ़ हो। पागल हो गए हो क्या? पुनीत कह उठा। मोनी को उठा राजीव। राजीव उठा और मोनी की तरफ बढ़ गया। हाथ मत लगाना उसे। संदीप कह उठा। आवाज़ लगाकर जगाना। तेरे को क्या तकलीफ है अगर हाथ से हिलाऊं? राजीव चिढ़कर बोला। पराई औरतों को नहीं छूना चाहिए। आगे तू समझदार है ही। राजीव ने मोनी को कंधे से हिलाकर उठाया। मोनी गहरी नींद में थी कि हिलाने पर फौरन उठ बैठी। क्या है? मोनी के होठों से निकला। दिन निकल आया, राजीव ने कहा। ओह, मोनी की निगाह उस रास्ते पर गई जहाँ से रस्सा लटक रहा था। वहाँ से रोशनी भीतर आ रही थी। अब हमें वापस चल देना चाहिए, राजीव ने कहा। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि मौसम कैसा है, मोनी ने कहते हुए कंबल हटाया और खड़ा होते संदीप को देखा। आंखें मिली कि संदीप मुस्कुराया। मोनी भी रहस्य भरे अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। संदीप का चेहरा खिल उठा। राजीव ने दोनों की मुस्कान देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ी। मोनी आगे बढ़ गई थी और गड्ढे के मुंह से लटकते रस्से को पकड़कर ऊपर जाने लगी। वो तेरे को देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? राजीव ने संदीप से पूछा। तू जल रहा है कि मोनी तेरे को देखकर क्यों नहीं मुस्कुराई? संदीप मुस्कुराया। वही तो बात है कि वो मेरे को पुनीत को देखकर क्यों नहीं मुस्कुराई, तेरे को ही देखकर क्यों मुस्कुराई? मैं तुम दोनों से बढ़िया दिखता हूँ, वो मेरे से प्रभावित हो गई होगी। संदीप हंसा। राजीव ने कुछ नहीं कहा और मोनी की तरफ देखा। मोनी वहाँ से बाहर निकल चुकी थी, वो नहीं दिखी। उसकी मुस्कान में ऐसा खुश था जैसे वो तुम्हें कुछ कह रही हो। राजीव पुनः बोला। वो मुझे धन्यवाद दे रही होगी कि रात मैंने उसे सर्दी नहीं लगने दी। मैंने उसे कंबल दिया था, संदीप ने कहा। राजीव ने कुछ नहीं कहा। हमारी स्की और पोल बाहर ही है, संदीप बोला। कल पुनीत को तलाश करते हमने स्की को जूतों से निकाल दिया था और अंधेरा हो जाने की वजह से वो वहीं रह गए। वो बाहर ही होंगे, मिल जाएंगे, राजीव ने कहा। तभी मोनी रस्सा थामे नीचे आती दिखी। वो नीचे आ गई, बोली। अभी हमारा निकलना ठीक नहीं, बाहर धुंध और कोहरा बहुत है। 8-10 फुट से ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा। हम धीरे चलेंगे, पुनीत ने कहा। कुछ तो रास्ता तय होगा, परंतु मैं रास्तों को कैसे पहचान पाऊंगी जब मुझे ही सामने कुछ नहीं दिखेगा, मोनी ने कहा। पुनीत सिर हिलाकर रह गया। मौसम कब तक साफ होगा? राजीव ने पूछा। यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चलता, मोनी ने संदीप पर निगाह मारी। पहाड़ी मौसम में कभी भी कुछ भी हो जाता है। संदीप मुस्कुराया। राजीव ने संदीप को देखा, फिर मोनी को। कुछ इंतज़ार कर लेते हैं, पुनीत ने कहा। मोनी अपनी जगह पर जा बैठी और कंबल ओढ़ते हुए कहा। बाहर कड़ाके की ठंड है, ऐसे मौसम में चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता, पुनीत कह उठा। संदीप उठा और मोनी के पास जा बैठा। दोनों की आंखें मिली। अर्थ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तू कैसी है मोनी? संदीप ने प्यार से पूछा। मोनी के चेहरे पर शर्म की लाली उभरी। ठीक है ना? तुम बहुत शरारती हो, मोनी दबे स्वर में बोली। रात तुमने क्या किया? तुम्हारी भी तो सहमति थी उसमें। मोनी उसे अंदाज में मुस्कुराती रही। अच्छा लगा था? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मोनी ने दबे स्वर में कहा। ओह सच मोनी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मोनी शर्म भरी मुस्कान के साथ संदीप को देखती क्या उठी। इन लोगों को तो कुछ पता नहीं चला? नहीं नहीं, इन्हें कुछ भी पता नहीं है, यह हम दोनों की बात है, संदीप ने जल्दी से कहा। अब मैं शादी कर लूँगी। शादी? किससे? जिससे भी मेरे माँ बाप कहेंगे। मुझे नहीं पता कि शादी के बाद इतना अच्छा लगता है। तुम शादी कर लोगी? संदीप परेशान हुआ। मैं तो सोच रहा था कि आने वाले साल में फिर तुमसे मिलूंगा। मोनी उसी मीठी मुस्कान के साथ संदीप को देखती रही। तुम शादी करो या ना करो, अगले साल मुझसे मिलोगी ना? शादी कर ली तो फिर कैसे मिल सकूंगी? मैंने भी तो शादी कर रखी है, लेकिन मैं तुमसे रात को। तभी पीछे से राजीव की आवाज़ आई। ऐसी घुट घुट की क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो पता चले। मैं तुमसे फिर बात करूंगा मोनी, संदीप ने कहा और उठकर राजीव पुनीत के पास आ बैठा। मैं मोनी से बाहर के मौसम का हाल पूछ रहा था। सच में बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, अभी हमारा चलना ठीक नहीं होगा। दिन के 11:30 बजे थे जब उनका वापसी का सफ़र शुरू हुआ, परंतु मौसम तब भी साफ नहीं था। कोहरा हर तरफ फैला ठहरा हुआ था। हवा नहीं चल रही थी। हवा चल रही होती तो वह कोहरे को अपने साथ उड़ा ले जाती, लेकिन गुम सा मौसम था। कल हुई मूसलाधार बरसात का असर अभी भी दिख रहा था। बर्फ़ गीली थी, ऐसे में स्कीइंग करने में फिसलन का खतरा था। उन्हें सावधानी से स्कीइंग करनी पड़ रही थी।
कोहरे की वजह से 40-50 फुट के आगे देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तो मोनी को रास्ता पहचानने समझने में आ रही थी। थकान और कड़कती सर्दी की वजह से उनके शरीर ढीले पड़ रहे थे और ठिठुर रहे थे। कम से कम इस वक्त वो मनी मन स्कीइंग करने से तौबा कर रहे थे और वे जल्द से जल्द होटल पहुंचकर गर्म कमरे में रजाई में दुबक जाना चाहते थे। आगे मोनी स्कीइंग करती जा रही थी, कुछ पीछे वे तीनों थे। उनकी रफ्तार धीमी थी। मेरा तो शरीर कांप रहा है, राजीव क्या उठा। ठंड तो मुझे भी लग रही है, परंतु होटल पहुंचना ज़रूरी है, पुनीत ने कहा। सोता रात भर सोई नहीं होगी। तुम लोग तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मुझे ठंड ना लग रही हो और जोगना की परवाह ना हो, संदीप ने कहा। जोगना जानती है कि ऐसे मौसम में मुझे सर्दी बहुत लगती है, वो मेरी बहुत चिंता कर रही होगी। कहने के साथ ही संदीप ने इसकी पोल के सहारे अपनी रफ्तार तेज़ की और मोनी के पास जा पहुंचा। हेलो मोनी, वो प्यार से बोला। मोनी ने मुस्कुराकर उसे देखा। मुझे रात की बहुत याद आ रही है, सच में तुम बहुत अच्छी हो, संदीप ने मुस्कुराकर कहा। तुम भी तो बहुत अच्छे हो, संदीप कहो ना। संदीप, मोनी ने प्यार से कहा। कितना अच्छा लगता है जब तुम मेरा नाम लेती हो। वो तुमने सच कहा था कि रात पहली बार तुमने। झूठ क्यों कहूँगी। बहुत अच्छा लगा, संदीप सपनों में गुम होता क्या उठा। हाँ बहुत अच्छा। मोनी के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मोनी। क्या। अभी तुम शादी करने में जल्दबाजी मत करो, हो सकता है मेरी तुम्हारी ही शादी हो जाए। तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। हो तो चुकी है, पर क्या पता जोगना को कोई गंभीर बीमारी लग जाए, वो ना रहे। वो पहाड़ से भी गिर सकती है और दिल्ली में एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी मानो तो साल भर का इंतज़ार कर लो। मुझे पूरा भरोसा है कि साल भर में जोगना को ऐसा कुछ अवश्य हो जाएगा कि हम दोनों शादी कर सकें, संदीप ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या तुम अपनी पत्नी को मेरे लिए मारने की सोच रहे हो, मोनी ने तेज स्वर में कहा। यह तुम क्या कह रही हो, मैंने ये बात कब कही। परंतु तुम्हारी बात से तो मुझे ऐसा ही लगता है। गलत मत कहो मोनी, ऐसी बुरी बात मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम मुझे प्यार करने लगी हो, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, तो ऐसे में भगवान भी हमारी सहायता करेगा हमारे मिलन में। भगवान ने तुम्हारी पत्नी का भी तो ख्याल रखना है कि वो हमें क्यों मिलने देगा। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम तो शादीशुदा हो। ठीक है, रात को जो हुआ वो मुझे अच्छा लगा, उसी के कारण मेरे मन में यह विचार आया कि मैं शादी कर लूँगी। तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, मैं अपने घर खुश। पर मोनी, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा। तुम्हारी पत्नी है, साल भर का इंतज़ार करो, शायद जोगना को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और तुम। मोनी ने गंभीर निगाहों से संदीप को देखा। अपने मन में अपनी पत्नी के लिए गलत विचार रखते हो, यह मुझे पसंद नहीं। मुझे समझने की कोशिश करो मोनी, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम मेरे दिल में उतर चुकी। इस वक्त वे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से निकल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ थे, बीच में बर्फ से भरा रास्ता था, आगे कोहरा था। उनकी गति मध्यम थी कि तभी मोनी ने इसकी पोल के सहारे खुद को फिसलने से रोक लिया। संदीप भी रुकता चला गया। तुम क्यों रुक गई, मोनी आसपास देखती गंभीर स्वर में कह उठी। मुझे लगता है गहरे कोहरे की वजह से हम रास्ता भटक गए। क्या। संदीप चिंता में पड़ गया। तब तक राजीव और पुनीत भी पास आ पहुंचे। रुके क्यों, पुनीत ने पूछा। मोनी को लगता है कि हम रास्ता भटक गए, संदीप बोला। कोहरा बहुत फैला है, रास्ते का पता नहीं चल रहा। राजीव ने मोनी को देखा। शायद हम गलत जा रहे हैं, मोनी गंभीर थी। जब हम आए थे तो पहाड़ों के बीच इस तरह का रास्ता नहीं था। क्या पता दिशा सही हो, रास्ता हमने दूसरा पकड़ लिया, पुनीत ने कहा। यह हो सकता है, संदीप ने कहा। आगे जाकर देखते, मोनी ने सोच भरे अंदाज में सिर हिला दिया। आओ चलें। वे पुनः आगे बढ़ने लगे। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, राजीव बोला। बुरे हाल हो रहे हैं, पुनीत ने कहा। मुझे तो सर्दी नहीं लग रही, संदीप बड़बड़ाया और मुस्कुराकर आगे जाती मोनी को देखा। मोनी सच में कमाल की लड़की है, गर्मी से भरी हुई। इससे मेरी शादी हो जाए तो मुझे कभी भी सर्दी ना लगे। तुम क्या कह रहे हो, 2 कदम पीछे राजीव ने पूछा। कुछ नहीं। तो क्या तुम्हें बड़बड़ाने की बीमारी पड़ गई है बूढ़ों की तरह, राजीव ने मुंह बनाया। एक बात तो बता दो, क्या। सोए उठने पर मोनी खासतौर से तुम्हें ही देखकर क्यों मुस्कुराई थी। तुम्हें धोखा हुआ है, वो मुझे देखकर नहीं मुस्कुराई थी। मुस्कुराई थी, सुबह तुमने ये बात मानी थी। अच्छा, संदीप ने भोलेपन से कहा। मोनी से पूछकर बताऊंगा कि वो क्यों मुस्कुराई थी। बात को गोल कर रहा राजीव अपनी बात पूरी न कर सका। मोनी उसी पल रुक गई थी। वे सब भी रुके। अगले ही पल उन्होंने जो देखा वो उन्हें हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। सामने 50 कदम दूर बहुत बड़ा सा कुछ दिखा। कोहरे ने उस चीज़ को घेर रखा था। नीचे ज़मीन पर धातु के बड़े बड़े डंडों से स्टैंड जैसा कुछ था, जिस पर वो चीज़ टिकी हुई थी। वो ऊंची चीज़ थी, करीब 25-30 फुट ऊंची, गुब्बारे की तरह फूली और फैली हुई। स्टील कलर, हल्के नीले रंग जैसी चीज़ थी वो। पाठकों को बता दें कि वो पोपा यानी अंतरिक्ष यान है। ये क्या है, मोनी का हैरानी से मुंह खुला रह गया। बाई गॉड मोनी, ये तो हवाई जहाज जैसा दिखता है, संदीप बोल पड़ा। पास जाकर देखते हैं, पुनीत ने कहा और आगे बढ़ा, परंतु उसी पल थम गया। उसे सामने से किसी की आवाज़ आती सुनाई दी। यहाँ लोग भी हैं, पुनीत के मस्तिष्क में कौंधा। यहाँ लोग भी हैं, राजीव क्या उठा। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, पुनीत बोला और उसकी आंखें अभी भी पोपा पर टिकी थी। ये पोपा का पीछे वाला हिस्सा था और कोहरे में लिपटा पोपा आधा अधूरा ही नजर आ रहा था। अभी इन्होंने पूरा आकार प्रकार नहीं देखा था।
इंस्पेक्टर साहब, संदीप बोला, अपना ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सब ठीक है। यहाँ कोई सरकारी काम चल रहा होगा। बेकार की बात मत करो, ये बर्फ़ की वीरान जगह है। यहाँ हवाई जहाज जैसी बड़ी सी चीज़ खड़ी होने का क्या मतलब है? ऐसी जगह पर लोगों का होना क्या मतलब रखता? एक मिनट, मोनी उसी पल क्या उठी। ये यहाँ इस तरफ डोबू जाती रहती है कहीं। डोबू जाती? पुनीत ने उसे देखा। पुरानी जातियों में से एक डोबू जाति है। मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं, परंतु सुना है कि इस तरफ डोबू जाति के लोग रहते हैं और वो खतरनाक योद्धा है। वो लोगों से दूर अलग थलग रहते हैं, मोनी ने बताया। तुम्हारा मतलब कि ये डोबू जाति के लोग हो सकते हैं? संदीप बोला। पता नहीं, अचानक ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दी। ऐसी डोबू जाति के पास ये हवाई जहाज जैसी चीज़ हो सकती है? पुनीत ने कहा। मुझे तो ये कुछ और ही लगता है। पोपा को घूरता संदीप क्या उठा। और क्या? राजीव बोला। पता नहीं क्या। चारों पोपा को देखकर हैरानी में थे कि बर्फ़ के ऐसे वीराने में ऐसी चीज़ क्यों मौजूद है। हमें आगे जाकर देखना चाहिए, पुनीत क्या उठा। वहाँ लोग हैं, राजीव बोला, कहीं हमें खतरा ना आ जाए किसी प्रकार का। खतरा कैसा? संदीप ने कहा। हम रास्ता भटक गए और इस तरफ आ गए। पता तो चले कि यहाँ क्या हो रहा है। चल पुनीत। वो चारों स्की पर सरकते आगे बढ़ने लगे। पोपा के पास पहुंचे। पुनीत ने उचक्कर पोपा की बॉडी को हाथ लगाया। संदीप ने भी ऐसा किया। मोनी की निगाह आगे की तरफ थी। वहाँ उसने कोहरे में किसी की टांगें देखी थी। राजीव के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। वो उलझन भरी नज़रों से पोपा को देखता क्या उठा। यह हवाई जहाज़ नहीं हो सकता। ये तो गोल सी बहुत बड़ी चीज़ है, अजीब सी। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा।